इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में भी कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले टॉपिक की और जो भी हमारे आगे के टॉपिक्स हैं इंश्योरेंस सब्जेक्ट से, राइट, उनकी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिस्क, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम पहले समझ लेते हैं कि रिस्क होता क्या है। तो रिस्क जो टर्म है आपने कई बार सुनी होगी, आपने कई बार इस्तेमाल भी करी होगी। तो पहले थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो रिस्क बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें पता है कि ऐसा कुछ करने से यहाँ पर हमें कुछ लॉस हो सकता है, हमें कुछ हार्म हो सकता है, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो वो रिस्क है। हम उस चीज़ को कर रहे हैं पता होते हुए भी कि यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है, कुछ लॉस हमारा वहाँ पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ही से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आप रिलेट कर पाओ। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो अभी 2-3 दिन बाद उनका एग्जाम है, राइट। जैसे ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के उनका एग्जाम आने वाला है, तो अब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि उनका एग्जाम आने वाला है, उनको ये भी पता है कि अगर वो एग्जाम के लिए पढ़ेंगे नहीं तो उनके मार्क्स कम आ सकते हैं, उनका पेपर बहुत खराब हो सकता है, लेकिन स्टिल वो नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, वो रिस्क ही तो ले रहे हैं अपने उस एग्जाम के साथ कि भाई पेपर आने वाले हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, हम उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो चल रहा है भैया, जय माता दी करते हुए वो आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तो वो रिस्क ही हो रहा है, राइट। और भी कई सारे मैं ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लो हम एक बिजनेस का अगर एग्जांपल लें तो बिजनेस में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम किसी फंक्शन को करने में रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, किसी एक्टिविटी को करने में। सिंपल सी अगर एक चीज़ देखें तो हम किसी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको पता है कि उस बिजनेस की जो कंडीशन है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, राइट, या फिर आगे आने वाले समय में उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो जब इन्वेस्ट करेगा तो एक रिस्क लेकर वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जब उसको पता है कि इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जब वो इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्ट उसने कर दिया है तो वो एक रिस्क के तौर पर इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई उसे नहीं पता आगे क्या होगा, राइट। तो वही हमारा रिस्क होता है। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। एग्जाम में आपको क्या लिखना है, किस तरीके से आप चीज़ें लिखोगे। जो भी बैकग्राउंड नॉइस आपको आ रही हो, जो भी शोर आ रहा हो किसी भी तरह का, तो उसको इग्नोर करना। दिवाली का माहौल चल रहा है, सब घरों में अपने लोग सफाई कर रहे हैं, सब अपने लगे हुए हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो सब शोर शराबा थोड़ा बहुत चल ही रहा है सब जगह पर, राइट। तो उसको बिल्कुल ही इग्नोर करना, वीडियो पर ध्यान दो, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, माइंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो पढ़ते हैं। रिस्क इज अ टर्म दैट इज डिफाइंड डिफरेंटली इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो रिस्क एक ऐसी टर्म है जिसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। इन जनरल सेंस रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और लॉस ड्यू टू सम एडवर्स इवेंट एंड द अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इट। तो रिस्क का अगर हम मीनिंग समझे तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी रहती है हार्म या फिर किसी लॉस की, राइट। वो किसी भी इवेंट की वजह से हो सकती है, किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से हो सकती है जो फ्यूचर में होगी, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। वो कुछ भी ऐसा हो सकता है बुरा जो उस इवेंट को खराब कर दे, या फिर जो इन्वेस्टमेंट मैंने बताया आपको उसको खराब कर दे। पढ़ाई वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और उनका जब एग्जाम होगा उनको लग रहा है कि हाँ यार ये तो हो जाएगा आराम से, इसमें ईजी टॉपिक्स आ जाएंगे या फिर पासिंग मार्क्स जैसा कर लेंगे। जब एग्जाम हमारा सामने आता है, एग्जाम पेपर सामने आता है, तो फिर देख के लगता है अरे यार थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता, राइट। इन अदर वर्ड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज इज कॉल्ड रिस्क। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी होती है लॉस की या फिर किसी भी तरह के डैमेज की, उसी को हम रिस्क बोलते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन यहाँ पर है, ये तो हमारा मीनिंग हो गया। अब डेफिनेशन है, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम लॉस, इंजरी, डैमेज और डिस्ट्रक्शन। रिस्क जो है वो हमारा पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी ही होती है किसी भी तरह के लॉस की, किसी तरह की इंजरी की, किसी तरह के डैमेज की या फिर डिस्ट्रक्शन की। एक और छोटी सी डेफिनेशन है, द अनसर्टेनिटी ऑफ एनी लॉस इज कॉल्ड रिस्क, ठीक है। किसी भी लॉस की अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी का यहाँ पर मतलब है कि हमें नहीं पता, अचानक से कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे कुछ अचानक से लॉस हो गया किसी बिजनेस में किसी भी तरीके से, तो उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं, ठीक है। जो अचानक से ऐसा हो गया, किसी को कुछ नहीं पता था, तो किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी से जो भी लॉस होता है उसको हम बोलते हैं रिस्क, राइट। तो ये हो गया हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिस्क। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है। अब हमने रिस्क का मीनिंग जान लिया, अब देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं रिस्क के। रिस्क के सबसे पहले टाइप की बात करते हैं। नंबर 1 है प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी एंड पर्सनल रिस्क, ठीक है। प्रॉपर्टी रिस्क हमारा कौन सा रिस्क होता है? सच रिस्क इंक्लूड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो जो हमारे प्रॉपर्टी रिस्क होते हैं उसमें जो लॉस इंक्लूड होता है वो होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है।
कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और प्रॉपर्टी को लॉस हो गया। अब वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। मूवेबल यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मूव कर सकते हैं, और इमूवेबल का मतलब है जिस प्रॉपर्टी को हम मूव नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहला जो रिस्क है हमारा वो है प्रॉपर्टी, लायबिलिटी एंड पर्सनल रिस्क, राइट। आगे बढ़ते हैं सेकंड रिस्क की तरफ, सेकंड टाइप ऑफ रिस्क की तरफ, जो कि है स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्क। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक रिस्क की। तो स्टैटिक रिस्क आर रिस्क दैट अराइज ड्यू टू द एक्शंस ऑफ अनकंट्रोल्ड फोर्सेस ऑफ नेचर और ड्यू टू ह्यूमन एरर एंड रॉन्ग डिसीजंस या फिर एक्शंस। ठीक है, तो स्टैटिक रिस्क हमारे वो रिस्क होते हैं जो किसी अनकंट्रोल्ड फोर्सेस की वजह से आया हो। ठीक है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, राइट। इन सब चीज़ों पे, इन सब सिचुएशंस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये नेचर से रिलेटेड है और ये आएंगे ही आएंगे जब भी इनको आना होगा। ठीक है, अब कोई ह्यूमन एरर भी हो सकती है कि हम लोग जैसे कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं, हमसे कोई एरर हो गई वहाँ पर, राइट। कोई गलत डेटा हमने फीड कर दिया, रॉन्ग डिसीजन हमने ले लिया, रॉन्ग एक्शन हमने कोई ले लिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से स्टैटिक रिस्क आते हैं, राइट। और ऐसे ही सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैटिक रिस्क। उसके बाद है सेकंड हमारा डायनामिक रिस्क are those risks which arise from every change taking place in the society like economic, social, environmental, technological and political changes etc. तो डायनामिक रिस्क हमारे वो रिस्क होते हैं जो होते हैं या फिर आते हैं ऐसे रिस्क तब जब किसी भी तरह का कोई चेंज होगा सोसाइटी में, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज हो, चाहे वो सोशल चेंज हो, इन्वायरमेंटल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, या फिर कोई भी पॉलिटिकल चेंज हो, राइट। तो ये रिस्क तब आते हैं जब किसी भी तरह की एक्टिविटी एक सोसाइटी में हो रही है, जब भी कोई चीज़ हो रही है, मतलब ठीक है, कोई भी नया चेंज आ रहा है इकोनॉमिक में, ठीक है, सोशल में, इन्वायरमेंटली कोई भी चेंज जब आ रहा है, तो जब सिचुएशन चेंज होती है उन चीज़ों के होने से, तब ये डायनामिक रिस्क आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हाइपोथेटिकल एंड प्योर रिस्क। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन से रिस्क होते हैं, क्या होता है इसमें। सच रिस्क इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ लॉस और प्रॉफिट आर कॉल्ड हाइपोथेटिकल रिस्क। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल रिस्क हमारे वो रिस्क हो गए जिसमें दोनों ही, प्रॉफिट भी और लॉस भी, दोनों ही चीज़ों का होने का कह सकते हैं पॉसिबिलिटी होती है, राइट। हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, राइट, वहाँ पर हमें पता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक ठीक चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, तो हमें वहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले ये लग रहा है कि यार यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो वो एक हाइपोथेटिकल रिस्क है। ठीक है, whereas pure risk means such risk in which there is only the possibility of loss and not profit। तो ऐसा रिस्क जिसमें सिर्फ लॉस की ही पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पर प्रॉफिट की कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो, जैसे फायर रिस्क हो गया, एक्सीडेंट रिस्क हो गया, थेफ्ट रिस्क हो गया। ठीक है, तो इन सारे केसेस में जो पॉसिबिलिटी होगी वो सिर्फ लॉस की होगी, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, चोरी हो गई तो उसमें प्रॉफिट आपका क्या होगा, कुछ भी नहीं। अगर आपका बिजनेस है, उस बिजनेस फॉर्म में कुछ आग लग गई तो उसमें प्रॉफिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वहाँ सिर्फ लॉस ही लॉस रहेगा। दिस इज वाई सच रिस्क आर इंश्योर्ड। और ये जो हमारे प्योर रिस्क होते हैं ये इंश्योर्ड भी होते हैं, इसका इंश्योरेंस करवाया जाता है, राइट। तो हाइपोथेटिकल रिस्क वो रिस्क होगा जिसमें दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो, प्रॉफिट की भी और लॉस की भी। और प्योर रिस्क हमारे वो रिस्क हैं जिसमें सिर्फ लॉस की ही पॉसिबिलिटी हो, प्रॉफिट की वहाँ पर पॉसिबिलिटी 0% भी ना हो, राइट। तो ये हो गया हमारा एक और टाइप। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जो कि है इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नाम से पता चल रहा है इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क हैं जिनको हम इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, उनके साथ अगर कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पर हमारा इंश्योरेबल रिस्क रहेगा, और नॉन इंश्योरेबल रिस्क का हम किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं करा सकते। ठीक है, दोज रिस्क विच आर इंश्योर्ड थ्रू प्रॉपर अंडरराइटिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बताई। वेयर एज दोज रिस्क विच द इंश्योरर डज नॉट अंडरटेक एट एनी प्रीमियम रेट आर कंसिडर्ड एज अनइंश्योरेबल रिस्क, सच एज कैंसर पेशेंट बीइंग कंसिडर्ड एज अनइंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, तो अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उस पर्सन का हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि वो अनसर्टेन एक सिचुएशन है, कुछ नहीं पता कब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ जाए, कब उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाए, कुछ कम है या ज़्यादा हो, कुछ भी हो, मतलब वो हम कुछ भी नहीं कह सकते उसका। ठीक है, तो एक कैंसर पेशेंट अगर है तो वो एग्जाम्पल है एक नॉन इंश्योरेबल रिस्क का। ठीक है, उसकी लाइफ ऑलरेडी रिस्क में है और हम उसका इंश्योरेंस भी नहीं करा सकते क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। ये एक लास्ट टाइप है रिस्क का, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्क। ठीक है, बात करते हैं फिजिकल रिस्क की। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू नेचुरल कॉजेज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फायर एक्सेट्रा। तो वो सारे हमारे फिजिकल रिस्क हैं। ठीक है, जिसमें लॉस की पॉसिबिलिटी तो है
लॉस किसका हो रहा है, प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी एक फिजिकल एसेट हमारी हो गई, ठीक है। जो नेचुरल कॉजेस की वजह से हो रहा है, वो फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, फायर हो सकता है, तो वो हमारे फिजिकल रिस्क है, ठीक है। बात करते हैं सोशल रिस्क की। दीज रिस्क अराइज ड्यू टू द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। ये सोशल रिस्क जो है ये किसी भी पर्सन के बिहेवियर की वजह से आ सकते हैं, ठीक है। जो पर्सन अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलने जा रहा है, ठीक है, या फिर अपने कलीग्स के साथ वो है घूम रहा है, ठीक है, बातें कर रहा है, या फिर किसी भी जगह पर वो काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के बिहेवियर से या फिर वो कैसा बर्ताव कर रहा है, कैसे वो उसके साथ रह रहे हैं, ठीक है, उनके एक्शंस, राइट, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा, वो सोशल रिस्क बनेगा ये, राइट। ऐसा भी हो जाता है कि लोग बुली करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो वहाँ पर जो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते लोग, वो उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं और डिप्रेशन जैसी कंडीशन उनके साथ बन जाती है, ठीक है। डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, बहुत सारी मेंटल इश्यूज उनके साथ हो जाते हैं। तो ये हमारे सोशल रिस्क होते हैं, राइट। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक रिस्क। सच रिस्क विच आर द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अराइजिंग ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ineffectiveness of market research results and fluctuation in prices in the market are called economic risk। तो ये जो हमारे इकोनॉमिक रिस्क होते हैं ये सारे इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। इसमें जितने भी बिजनेस प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ हो सकता है, ठीक है। मान लो जितने भी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक से जहाँ पर वो बन रहे हैं वहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, वो ना बने, तो वो हम तक नहीं पहुँच पाएंगे। पहुँचे तो बहुत ज़्यादा महंगे होकर पहुँचेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है अनसर्टेनिटी की वजह से, ठीक है। इन इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट रिसर्च। जो मार्केट रिसर्च होती है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन से पहले, वो मार्केट रिसर्च सही से हो नहीं पाई, राइट। तो उनको सही से पता ही नहीं कि नीड किस चीज़ की है, राइट। अगेन वो पहली वाली सिचुएशन बन जाएगी। कोई भी फ्लक्चुएशन हो सकता है प्राइसेस में मार्केट के अंदर, ठीक है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, कोई चीज़ बहुत सस्ती हो गई, तो उसको तो हम झेल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है तो उसके प्राइस में फ्लक्चुएट होगा और वो चीज़ भी फिर इकोनॉमिक रिस्क क्रिएट करेगी। तो इन्हीं सारे रिस्क को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्क्स, ठीक है। तो ये थे कुछ टाइप्स हमारे रिस्क के, और हमने यहाँ पर मीनिंग और डेफिनेशन जान ली क्या होती है रिस्क की, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से कितने मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि आप रिस्क को डिफाइन करो या फिर मीनिंग बताओ, साथ में क्या क्या टाइप्स होते हैं रिस्क के वो भी आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आएगा, किसी भी तरह का घुमा के आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। और कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, अगर हम रिस्क के डेफिनेशन की बात करें तो 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ सकते हैं। अगर सिर्फ रिस्क के को वो पूछेंगे कि रिस्क को आप बताओ क्या होता है, तो 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट में, तो 5 to 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स और 7 मार्क्स के अंदर। 5 मार्क्स में आपसे कह सकते हैं कि आप रिस्क का मीनिंग बताओ और उसके टाइप्स बताओ, तो आप 2 नंबर में उसकी डेफिनेशन दे दोगे, 3 आप टाइप बता दोगे, या फिर 3 नंबर की डेफिनेशन आप फ्रेम कर दो, कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख दो, 2 आप उसके टाइप बता दो, तो 5 नंबर में हो जाएगा। अगर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको डेफिनेशन भी थोड़ी ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, ज़्यादा डिफाइन करना पड़ेगा, ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, अच्छे समझाना पड़ेगा, और साथ में कम से कम 3 से 4 उसके टाइप्स भी आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जितने ज़्यादा मार्क्स आपसे पूछा जाएगा उतने ज़्यादा कंटेंट आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। तो जितने कम मार्क्स में पूछेंगे उतना ही कम आप एक्सप्लेन करोगे, लेकिन ऐसा एक्सप्लेन करोगे 1 या 1.5 लाइन में आप उसको मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर सको, राइट। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह से जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।